Hello, Assalamu alaikum. I'm your general science teacher, Miss Aisha, and today we are going to discuss topics related to chapter number 1 and chapter number 9. And in this topic, we are going to discuss about the handling of data, formation of graph, and doing the scientific investigation. And then we are going to discuss about the solar system and the sun. फर्स्ट हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने डाटा की कलेक्शन के रिलेटेड बात की थी, किस तरह से 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, आप फिजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए आप ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करते हैं। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस डाटा की जो आप लोगों ने कलेक्शन की है आप किस तरह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो डाटा है इज़ अ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दैट इज़ गैदर थ्रू द टूल्स और फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटेशन और द इन्वायरमेंट। इसमें हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने जो टूल्स आमतौर पे यूज़ किए थे वो हम लोगों ने फिजिकल बैलेंसेस को आप यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप वॉचेस को यूज़ कर सकते हैं, मेजरिंग टेप्स को यूज़ कर सकते हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स आपके पास मौजूद है, डिफरेंट गैजेट्स मौजूद हैं जिसमें आप प्रेशर्स वगैरह को भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके नतीजे में जो आपको स्पेसिफिक डाटा रिसीव करते हैं, चाहे वो क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो चाहे वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हो, उसको हम लोग जो आपकी वो ऑब्जर्वेशन है उनके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो डाटा है। Data important है for the formulation and the analysis of the data which is gathered by the physical tools and senses. Definitely आप जब तक डाटा को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे आप उसके बेसिस पे किसी किस्म की हाइपोथेसिस या फाइनल जजमेंट तक नहीं पहुंच सकते। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप डाटा को ऑर्गेनाइज करें और उसके बेसिस पे आप डाटा के जजमेंट करते हैं और उसके कंपैरिजन करते हैं और हाइपोथेसिस को जज करते हैं कि हाइपोथेसिस किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत है। With the help of the variable and control, result can be predicted. वेरिएबल्स जो है वो आपके पास एक्सपेरिमेंट के अंदर मौजूद है। आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल सोलबिलिटी के टॉपिक को आज हम इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो आपके पास वेरिएबल हैं वो आपके पास वाटर आएगा, आपके पास शुगर क्वांटिटी है, आपके पास हीट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कितना टाइम पर इसको स्टर कर रहे हैं, वो तमाम तरह आपके पास वेरिएबल्स हैं और उसके बेसिस पे आप जो है रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। क्वालिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डिटर्मिन थ्रू इट। डेफिनेटली आपका डाटा जितना प्रिसाइज होगा और डाटा के बेसिस पे ही आपके एक्सपेरिमेंट को जो है वो जज किया जाता है कि एक्सपेरिमेंट कितना जो है वो रिलायबल है, आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं और साथ में आपकी हाइपोथेसिस आया ट्रू है या फॉल्स है या इसके बेसिस पे न्यू हाइपोथेसिस को आया डिज़ाइन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए हम लोग आमतौर पे टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स को यूज़ करते हैं सो दैट द लॉजिकल एंड द स्टैटिकल कंक्लूजन कैन बी ड्राइव फ्रॉम द कलेक्टेबल मेजरमेंट्स। डाटा को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास आमतौर पे 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ अ टेक्सचुअल, सेकंड इज़ अ टेबुलर, थर्ड इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में जो टेक्सचुअल के पास मेजरमेंट्स हैं उसमें आप लोग आमतौर पे अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज़ हैं फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट, स्टेम टू लीफ प्लॉट आप इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। टेबुलर में मेथड में आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हैं जो आपको मैथ में सिखाए जाते हैं और जिसके बेसिस पे आप आमतौर पे टेबल की फॉर्मुलेशन करते हैं। आप उसके बीच में गैप्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर गैप्स में मौजूद जो वेराइटीज़ हैं, ये डाटा है, आप उसको ये ऑर्गेनिज़म्स हैं, आप उसको काउंट डाउन करते हैं। ग्राफिकल मेथड्स में आमतौर पर बाय चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, पाई चार्ट्स और आप वैल्यूज़ को आमतौर पे यूज़ किया जाता है जो कि आमतौर पे पिक्चर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, द डाटा विच इज़ गैदर्ड देन दे आर प्रेजेंटेड इन द पैराग्राफ फॉर्म। डाटा कैन बी रिटन और रीड, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द टेक्स्ट एंड फिगर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ जो एग्जांपल डिस्कस की हुई है कि आपके पास के 150 सैम्पल्स इंटरव्यूड किए गए हैं, 27 जो है वो लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी है, 25% डर्टी प्ले ग्राउंड की वजह से, 24 द लैक ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, 17 जो है वो हमारे पास आर नॉट फॉर द वेल मेंटेन यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स हैं। यानी कि कंप्लेंट्स को आमतौर पे आप लोगों ने जो डाटा को रिसीव किया है वो इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स आमतौर पे यूज़ करते हैं और इसी तरह से इनको डिफरेंट न्यूज़ में पब्लिश कर दिया जाता है।
जो सेकंड हम लोगों ने कहा था टेबुलर प्रेजेंटेशन में आमतौर पे आपके इसके लिए जो टूल सेलेक्ट करते हैं उसमें आपके पास मेन हेडिंग जिसको हम टेबल हेडिंग जनरेट करते हैं, आप इसके लिए कॉलम सेलेक्ट करते हैं, आप इसके लिए रोज सेलेक्ट करते हैं। कॉलम्स एंड रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्लासिफिकेशन करते हैं स्टेप्स की, आप फुट नोट्स ऐड करते हैं, एंड में उसके आप उसके एनालिसिस के लिए लिखते हैं, साथ में आपने सोर्सेज के लिए कौन कौन से फार्मूले यूज़ किए हैं आप उन सबको टेबुलर प्रेजेंटेशन में आमतौर पे डिस्क्राइब करते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन आमतौर पे आपकी बुक में जो डिस्कस की हुई है उसमें आपके पास टेम्परेचर मेंटेन की गई है डिफरेंट टाइमिंग पे, आपके पास के किस टाइम पे कितने क्लाउड की अमाउंट मौजूद थी, उस वक्त रूम का टेम्परेचर हमारे पास कितना था। लेकिन इस में आपके पास टाइमिंग के अलावा आप आराम से आपके पास तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, आप किसी भी जगह पर मौजूद डाटा के बीच में आमतौर पर कंपैरिजन कर सकते हैं। अदरवाइज टेबुलर प्रेजेंटेशन इज़ अ वे मच डिटेल फॉर्म होती है डाटा को रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन टेक्सचुअल डाटा की निस्बत इसके अंदर प्रिसाइज वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जबकि ग्राफिकल मेथड में आमतौर पे हमारे पास इतनी ज़्यादा वेल एक्सप्लेनेशन नहीं होती, लेकिन ये ग्राफिकल मेथड हमारे पास वे मच मोर एट्रैक्टिव मेथड है एज़ कम्पेयर टू टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन आमतौर पे बोरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कंसिडर किया जाता है। बार ग्राफ यूज टू शो द रिलेशनशिप और कंपेरिजन बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। डेफिनेटली अगर आप मेल फीमेल और चाइल्ड के बीच में आप अगर नॉलेज के करेक्टरिस्टिक को आप देख रहे हैं या ग्रोथ के करेक्टरिस्टिक को आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली कंपैरिजन करना आपके लिए बार ग्राफ में ज़्यादा इजी हो जाता है। पाई और सर्कुलर ग्राफ शो द परसेंटेजेस इफेक्टिवली इन अ पॉपुलेशन। आपने किसी भी करेक्टरिस्टिक को जज किया है तो डेफिनेटली आप के पास डिफरेंट वैरायटीज़ आएंगी या व्यूज़ आएंगी, या तो उसकी बेसिस पे आप उसके परसेंटेजेस निकालते हैं और पाई ग्राफ को आमतौर पे जनरेट किया जाता है। लाइन ग्राफ मोस्ट यूजफुल इन डिस्प्लेइंग द डाटा फ्रॉम द चेंजेस कॉन्टीन्यूसली ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास क्रिकेट में आपके पास टाइम के हर एक टाइम और ओवर के साथ उसके डेफिनेटली रन जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा होता है, तो उसके लिए आमतौर पे लाइन ग्राफ आमतौर पे यूज़ किया जाता है। जबकि पेक्टोग्राफ जिसके लिए पेक्टोग्राम भी यूज़ करते हैं, यूजली स्मॉल आइडेंटिकल और फिगर्स ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल द आइसोटोप्स इन मेकिंग द कंपैरिजन। उसमें आप पिक्चर्स को यूज़ करते हैं आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। बार ग्राफ में आपके बुक में जो डिस्कस किए गए उसमें आपके पास एक साइड पे आपके पास वैल्यूज़ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को, जबकि सेकंड साइड पे आपके पास हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर क्यूब्स को डिस्क्राइब किया गया है। रिजल्ट आर प्रेजेंटेड इन द पिक्चर फॉर्म इंटरेस्टिंग अलॉन्ग विद द ईज ऑफ कंपैरिजन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज शोज़। इस व्हाट इज शोज़ में आप ये आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितने इंचेस वाले पॉपुलेशन में हमारे पास पॉपुलेशन में अमाउंट जो है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल 152, 154, 155, 156 और 158 के अलावा 162 जो है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो हमारे पास सेम है। ईजिली कंपैरिजन मेथड है आपके पास बार ग्राफ के लिए। पाई ग्राफ प्रेजेंटेशन में आपके पास 360 डिग्री एंगल यूज़ किया जाता है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, स्लाइस साइज प्रेजेंटेशन द प्रोपोर्शन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। जो सा न्यूमेरिकल डाटा जितना ज़्यादा होगा पाई चार्ट में उसका उतना ही परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है वो एज़ कम्पेयर टू रेड, और रेड वाला पोर्शन एज़ कम्पेयर टू मेहरून हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा है, वो जो कि इसका मतलब है कि जो हमारे पास ऑरेंज पोर्शन है वो हमारे पास 50% ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपकी बुक में सीजन की सिलेक्शन के बेसिस पे कि कितने परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास विंटर, ऑटम और आपके पास डेफिनेटली विंटर और समर को सिलेक्ट करती है। परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक द सीजन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपके बुक में आपके पास जो टोटल नंबर है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 40 हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 50% में आपके पास कितने स्टूडेंट्स जो है वो विंटर को लाइक करते हैं या समर को लाइक करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस परसेंटेज के फार्मूले को आमतौर पे यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज के फार्मूले को यूज़ करते हुए चूँकि आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं और वो डिवाइड हो रहा है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो कि आपके पास आमतौर पे 40 है, आपके पास परसेंटेज अगर आपने 50 वाले को सिलेक्ट किया हुआ है परसेंटेज वाले की वैल्यू को, डेफिनेटली आपके पास ये जो 40 की वैल्यू है उधर जाके हमारे पास आमतौर पे
चूँकि आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ़ जो वैल्यू है वो उधर जाके उसके साथ 100 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आपके पास जो परसेंटेज भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसके मतलब आप इस परसेंटेज के वैल्यू के फार्मूले को यूज़ करते हुए आमतौर पे आम पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आमतौर पे आपके पास 20 आएगी। लाइन ग्राफ में पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिजल्ट है, मेजर द वैल्यूज इन बिटवीन इवन दे एट डेट आर नॉट कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू जो है वो 60 पे कैलकुलेट की, 60 पे आपके पास जो है आपके पास टेम्परेचर है वो आप ये कह सकते हैं कि आपने कितना टाइम गुजारा। तो आपने कहा कि जैसे आप मेजरमेंट कर रहे थे तो स्टॉप वॉच शुरू करते हुए जो आपके पास कप का टेम्परेचर था वो 60 था, फिर आपने 3 मिनट के बाद नोट किया 3 मिनट पे आपके पास उसका टेम्परेचर जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट 25 के करीब था। उसके बाद 7 मिनट गुजर जाने के बाद वो 20 हो गया और उसके बाद 10 मिनट गुजर जाने के बाद भी 20 हो गया। लेकिन लाइन ग्राफ के नतीजे में आप जो इन बिटवीन वैल्यूज़ हैं उनको भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब आप 1 की कैलकुलेशन यानी कि 1 मिनट गुजरेगा तो आपके पास क्या वैल्यू होगी, आप इन दोनों वैल्यूज़ को जब आपके पास वैल्यू नंबर 1 और 2 को आपस में मर्ज करते हैं तो ये थर्ड वाली को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 40 वाले पे आपके पास जो 40 सेंटीग्रेड पे आपके पास था जब आपके पास 1 मिनट गुजरा। इसी तरह से अगर कोई पूछ लेता है कि आपके पास 5 मिनट गुजर जाने के बाद टेम्परेचर कितना था, तो आप ये इन बिटवीन वैल्यू जो है वो 20 जो कि 20 है वो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पूछ लेते हैं कि 9 मिनट्स गुजर जाने के बाद आपके पास क्या वैल्यूज़ थी। चूँकि आपने एक कैलकुलेशन 7 और 10 के बीच में की थी तो 9th वाली कैलकुलेशन आपने की ही नहीं, तो ये वैल्यूज़ जो है वो उन वैल्यूज़ को चूँकि आपने इवन कैलकुलेट नहीं की हुई उनकी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो कि आपके पास 20 सेंटीग्रेड आ जाएगा। डूइंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में हमेशा याद रखिएगा कभी भी आप अपने इन्फ्लुएंसेस को यूज़ नहीं करते, यानी कि आप मनपसंद रिज़ल्ट लेकर आने के लिए जो वेरिएबल्स हैं उसको आप आमतौर पे चेंज नहीं कर सकते। वैरायटी ऑफ के जो केमिकल्स आपके पास मौजूद हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप एक्सपेरिमेंट के दौरान में एक चीज़ को अगर आप जज कर रहे हैं तो आप उसी को ही चेंज करेंगे, बाकी चीज़ों को आप चेंज नहीं करेंगे। और इसके लिए आपके पास जब भी आप डूइंग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, आपके 3 स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 आपके पास प्रिपरेशन, नंबर 2 कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन एंड थर्ड आपके पास इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में आपके पास क्या रिज़ल्ट आया और इस रिज़ल्ट की एनालिसिस और उसकी रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आएगा। प्रिपरेशन में आपके पास राइट डाउन व्हाट विल हैपन, यानी कि आपने हाइपोथेसिस को लिखना है। फॉर एग्जांपल इस एक्सपेरिमेंटेशन में हम कहते हैं हीट के इम्पैक्ट को हमने चेक करना है कि हीट को अगर हम बढ़ाते हैं तो शुगर की डिज़ोल्व की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। इस हाइपोथेसिस के लिए हम कहेंगे आया जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो चीनी को हल करने की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ती जाती है। ये हमारी हाइपोथेसिस है। पहले तो आपको एक हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन करनी होगी, फिर आपको वैराइटीज़ को वैल्यूज़ को चेक करना होगा कि जो कि चेंज हो सकती हैं। आपके इस एक्सपेरिमेंट्स में जो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास आमतौर पे 4 हैं, जो कि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ शुगर, कितनी मिकदार में आप उसको हिला रहे हैं और आप उसका टेम्परेचर क्या रख रहे हैं। आप चूँकि ये आपके पास 4 आपके पास वैल्यूज़ हैं, जब भी आप एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे आप एक वैल्यू को चेंज करेंगे, बाकी वैल्यूज़ को आप कांस्टेंट रखेंगे, तब भी आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके पास हम कह सकते हैं कि रिलायबल है, अदरवाइज़ वो रिलायबल नहीं है। फॉर एग्जांपल 20 पे अगर वो 100 ग्राम शुगर हल कर रहा था तो 40 पे डेफिनेटली उसको 200 करना चाहिए। अगर हम उसी जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ शुगर को जो डिज़ोल्व करने की एबिलिटी है वो सेम है। तो ऐसी कंडीशन में वाटर की अमाउंट अगर आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब लिया है तो उसको कांस्टेंट रखना है। शुगर अगर आपने 100 ग्राम लिया है तो उसको कांस्टेंट रखना है। दोनों को एक जैसे मिकदार में एक ही सिंक में आपने उसको स्टर की पोजीशन करनी है, उसको घुमाते रहना है। टेम्परेचर हाँ आप चेंज कर सकते हैं कि एक वाले बीकर के अंदर ठंडा पानी डाल दें और एक के अंदर गर्म डाल दें, बाकी आपके पास पानी की मिकदार, चीनी की मिकदार सब कुछ सेम है, आप उसको हिला भी सेम मिकदार से रहें। आप देखेंगे कि ठंडे पानी के अंदर जो आप चीनी को डिज़ोल्व करें वो इतने आसानी से डिज़ोल्व नहीं हो रही, जबकि गर्म पानी में वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आप एक्सपेरिमेंट
इंटरप्रिटेशन की तरफ आप जब स्टेप जा रहे हैं तो वो सेकंड स्टेप है कि कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, क्या अब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस इन्वेस्टिगेशन का जो डाटा है आपने उसको प्रेजेंट भी करना है। मतलब कि आप ये स्टीयरिंग का जो पोजीशन है उसमें आप टेम्परेचर को टाइम के साथ आप नोट करेंगे कि कितने टाइम में चीनी हल हो रही है। तो डेफिनेटली आपके पास जो बॉइलिंग वाला है उसमें बहुत जल्दी हो जाएगी, जबकि आपके पास आमतौर पे जो कोल्ड वाटर है उसके अंदर उतनी जल्दी नहीं होगी। तो आपने वो टाइम साथ साथ नोट करना है 1 मिनट के, लेकिन वो ड्यूरेशन आपने सेम रखनी है कि 1 मिनट के बाद आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, 2 मिनट्स के बाद कर रहे हैं, 3 मिनट्स के बाद कर रहे हैं, मतलब आपका ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए। थर्ड है रिव्यूइंग और रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट में आपके पास 5 चीज़ें होती हैं। एक कि आपने जो आपके पास वो जो रिज़ल्ट है वो क्या आया, मतलब गर्म पानी में ये चीनी ज़्यादा जल्दी हल हुई या फिर आपके पास ठंडे पानी में, आपको वो लिखना है। एक्सप्लेन वेदर योर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग और राइट, आपको ये बताना होगा कि आपने हाइपोथेसिस जो शुरू में बनाया था आया वो ठीक था या वो गलत था। ठीक था तो उसकी क्या रीज़न्स हैं और गलत है तो उसके पीछे क्या रीज़न्स है और आपने इससे क्या रिज़ल्ट निकाला। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं वो आपके पास ये लास्ट 2 स्टेप्स हैं, जिसमें आप सजेशन देते हैं दूसरे साइंटिस्ट को कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं तो वो इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट अगर आपका इतना अच्छा नहीं आया या किसी किस्म की डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की हैं तो आप उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आप मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आप दूसरे साइंटिस्ट को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अच्छा मैंने वाइट शुगर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, आप डिफरेंट शुगर भी ले सकते हैं या डिफरेंट मटेरियल भी ले सकते हैं, आप सॉल्ट्स को भी ले सकते हैं। सब के मतलब आप ना सिर्फ शुगर के डिफरेंट टाइप्स को ट्राई कर सकते हैं बल्कि आप सॉल्ट्स की डिफरेंट टाइप्स को भी इस तरह से डिज़ोल्व कर सकते हैं या इंक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं इस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आया वो हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। मतलब वो काम जो आप खुद नहीं कर सकते दूसरे साइंटिस्ट को आप सजेस्ट करेंगे। यूनिट नंबर 9 द सोलर सिस्टम में आपके पास जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें आपके पास 100 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं जो कि ह्यूमन को नॉन है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा है गैलेक्सीज़। इस तरह से जिस तरह से रेत के ज़र्रे और उसमें से एक छोटा सा ज़र्रा उठा लें तो वो हमारी गैलेक्सी है। तो आप गैलेक्सीज़ के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता कि कितनी गैलेक्सीज़ मौजूद हैं हमारे स्पेस में, लेकिन जो वेल नोन है वो हमारे पास 100 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं। ह्यूज डिस्टेंस है, सो यूज़ लाइट ईयर यूनिट फॉर द मेजरमेंट आप यूज़ करेंगे डेफिनेटली, चूँकि आप ज़मीन से दूर जा रहे हैं, आप किलोमीटर और मीटर के डिस्टेंस को यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आप जो डिस्टेंस को मेजर अप करने के लिए जो यूनिट कर रहे हैं वो आपके पास लाइट की स्पीड है। लाइट आपके पास जो है वो आमतौर पे 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकंड फासला आमतौर पे तय करती है। इसी वजह से जो सनलाइट जो है वो 8 मिनट्स में हमारे पास ज़मीन के ऊपर पहुंच जाती है, सूरज से ज़मीन तक। लेकिन चूँकि हमने गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस करना है तो हम लोगों ने ये देखना है कि 1 साल के अंदर वो लाइट ईयर कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो वो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आमतौर पे कैलकुलेशन होगी कि कितना कौन सा सोलर सिस्टम हम बल्कि कौन सा गैलेक्सी हमसे कितनी दूर है। जो गैलेक्सीज यूजुअली मैसेज ऑफ स्टार्स हैं और साथ में प्लैनेट्स जो उसके सराउंडिंग्स में मौजूद हैं, एस्टेरॉयड्स हैं जो कि हमारे पास स्टोन्स हैं या आइस पीसेस मौजूद हैं जो कि हमारे स्पेस में मौजूद हैं, उन सब की कम्बिनेशन है। मिल्की वे हैव अवर सोलर सिस्टम, मीन के मिल्की वे के अंदर हम ये नहीं कह सकते सिर्फ एक हमारा सोलर सिस्टम है बल्कि और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम्स मौजूद हैं। स्टार इज़ अ सॉलिड मास ऑफ अ स्पेस गिविंग इट्स ओन लाइट एंड हीट एनर्जी लाइक अ सन। स्टार को प्लैनेट को आप मिक्स नहीं करेंगे। स्टार की अपनी लाइट है, अपनी हीट एनर्जी है, जबकि प्लैनेट जो है वो स्टार की एनर्जी को रिसीव करता है और बाद में उस एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिस तरह से हमारा मून है। इसके बाद सन एज अ स्टार में हम इंट्रोडक्शन ऑफ सन का करेंगे, सन के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। सन हैव अ मास ऑफ
330,000 टाइम द मास ऑफ द अर्थ, जबकि इसके जो डायमीटर है वो हमारे पास 1,384,000 किलोमीटर इन डायमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ और सन जो है वो हमारे पास 149 मिलियन किलोमीटर है। और जब इसके सन के अलावा जो स्टार हमारे पास सबसे नियरेस्ट स्टार है वो अल्फ़ा सेंचुरी स्टार है, जो कि इसी वजह से, और वही स्टार हमारे पास ज़मीन से अगर देखें तो ये हमारे पास सबसे बिग स्टार हमें विजिबल है। सन formed about 4.6 billion years ago due to the combination of जिसको हम कह सकते हैं बिग बैंग थेरी। बिग बैंग थेरी में तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन ये इससे भी बहुत पहले सालों की बात की जा रही है कि सन भी किसी का हमारे पास गैलेक्सी का पार्ट था, किसी स्टार का पार्ट था, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लोजन के नतीजे में ये वहाँ से सेपरेट हुआ। फिर इसके अंदर एक्सप्लोजन के नतीजे में प्लैनेट्स बने, वो प्लैनेट्स इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन आमतौर पे रिस्पॉन्सिबल है, सोर्स ऑफ एनर्जी है और लाइट है आपके सोलर सिस्टम के गिर्द। टेम्परेचर इसका 15 मिलियन आपके पास सेंटीग्रेड है, जबकि इसका आउटसाइड पे आपके पास जो टेम्परेचर है वो 6000 सेंटीग्रेड है। लाजमी बात है, आप जितना डीप ज़्यादा जाएंगे तो टेम्परेचर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है। सोलर सिस्टम में हमारे पास अर्थ लाइक हमारे पास जो दूसरे प्लैनेट्स हैं हमारे पास, वो एलिप्टिकल पाथवे को फॉलो अप करते हैं। उस पाथवे को आमतौर पे डिनाई नहीं करते, इसी वजह से उसके लिए ऑर्बिट यूज़ करते हैं। पहले हमारे पास सोलर सिस्टम के अंदर 9 प्लैनेट्स कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर डायग्राम को गौर करें तो हमारे पास यहाँ जो प्लूटो दिया हुआ है, प्लूटो का जो पाथवे है वो दूसरे प्लैनेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने की वजह से इसको किसी और सोलर सिस्टम का पार्ट कंसीडर किया जाता है। इसी वजह से इसको अब हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अब 9 प्लैनेट्स नहीं जबकि 8 प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सोलर सिस्टम के अंदर कोई भी सोलर सिस्टम उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे। वन हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी लाइट रखते हैं, अपनी हीट एनर्जी को जनरेट करते हैं, जबकि सेकंड इज़ अननोन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट नहीं है, उनके अंदर किसी किस्म के न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो रहे, कोई भी छोटे एटम एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े एटम्स नहीं बना रहे, बड़े साइज़ के एटम्स। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस और न्यूक्लियर फिजन को आपस में बहुत ज़्यादा मिक्स ना कीजिएगा। हमारे पास जब भी छोटे एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कंपाउंड्स बना देते हैं, जबकि हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैं उसमें छोटे छोटे एटम एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होके बड़े साइज़ वाले एटम बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में, ये याद रखिएगा। प्लैनेट्स मूव इन ऑर्बिट्स एंड अराउंड द एक्सिस, यानी कि हमारे पास ये जो ज़मीन है वो ना सिर्फ सूरज के गिर्द घूमती है बल्कि अपने एक्सिस के गिर्द भी इसकी रोटेशन है। इस एक्सिस के गिर्द रोटेशन में जौन से साइड हमारे पास सनलाइट की तरफ होगी डेफिनेटली वहाँ डे टाइम होता है, और जौन से हमारे पास इससे अवे होती है वहाँ पे आमतौर पे नाइट एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस एक्सिस के रोटेशन को अगर स्टॉप कर दिया जाए तो डे के एरिया में इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए कि वहाँ लाइफ पॉसिबल ना हो, जबकि नाइट के पोर्शन में हमारे पास फ्रीजिंग के नतीजे में आमतौर पे हमारे पास लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर ये प्लैनेट अपने एक्सिस के गिर्द रिमूव करना छोड़ दें। इसके अलावा ये एक्सिस के गिर्द मूव करने के अलावा हमारे पास ये ज़मीन के इर्द गिर्द जब सूरज के गिर्द घूम रहे तो ये थोड़े से हमारे पास पोजीशंस को भी चेंज करते हैं, थोड़ा सा मूव अपने एक्सिस को थोड़ा सा मूव भी करते हैं, जिसकी वजह से 4 सीज़न हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर जनरेट होते हैं। सोलर सिस्टम में हमारे पास एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास जो सोलर सिस्टम के हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं उनके नेम्स में देखेंगे। सन हमारे पास, सन से के बाद हमारे पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस आपके पास प्लैनेट है, एंड सबसे लास्ट हमारे पास नेपच्यून है। सबसे बिगेस्ट प्लैनेट जो हमारे पास है ये यहाँ पे जुपिटर है, जबकि सैटर्न वो प्लैनेट है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे आपके एस्टेरॉयड जो हैं वो सर्कुलर पोर्शन में मूव कर रहे हैं। जो सोलर सिस्टम के अंदर एस्टेरॉयड स्पेस रॉक्स हैं मूविंग अराउंड द सन वेरिंग अप टू 1000 किलोमीटर, लेकिन एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ये वाले आपके पास एस्टेरॉयड बेल्ट्स हैं।
जबकि आपके पास जिसको हम कहते हैं क्यूपर बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट हमारे पास नेपच्यून से बियॉन्ड है। मीन कि हमारे जो सोलर सिस्टम के सराउंडिंग के पोर्शन में अगर हमारे पास आईसी जो हमारे पास रॉक्स मौजूद हैं, उसके लिए वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो आपके पास क्यूपर्स बेल्ट है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सोलर सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स में हमारे पास लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी दो मैसेज हों वो एक दूसरे को हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्सेस रखते हैं, लेकिन अगर मैसेज सेम है तो इन अट्रैक्शन फोर्सेस इतनी विजिबल नहीं होती। लेकिन अगर एक मैस ऑब्जेक्ट बड़ा है और दूसरा बहुत छोटा है तो उसमें अट्रैक्शन के फोर्सेस को यूजुअली ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास सूरज है और हमारे जो प्लैनेट है उसके बीच में अट्रैक्शन के फोर्सेस वे मच विजिबल हैं। इसी तरह से हमारी और ज़मीन के लिहाज से अगर साइज़ और वेट को देखा जाए तो हमारा चूँकि साइज़ बहुत ज़्यादा कम है तो हमारी ज़मीन के साथ जो अट्रैक्शन है वो इतनी विजिबल नहीं है, लेकिन जो ज़मीन को हमें अपनी तरफ खींचता है वो जो है वो ज़्यादा विजिबल होती है। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को सेम फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हैं। लार्जर द ऑब्जेक्ट ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डेफिनेटली आप ज़मीन के जितना आपका साइज़ बड़ा होगा या वेट बड़ा होगा आप उतनी ही ज़मीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। यानी कि एक पर को उठाएं और एक जो सॉलिड बॉल को उठाएं एक साथ छोड़ें, आप देखते हैं कि जो सॉलिड बॉल है वो ज़मीन पर पहले टकराती है एज़ कम्पेयर टू आपके पास जो पर है उसकी निस्बत। तो इसका मतलब कि जितना आपके पास वेट ज़्यादा होगा, जितना आपका वेट जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ हमारे पास आमतौर पे ज़्यादा होगा, आमतौर पे उतने ही ज़्यादा ग्रेटर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। लेकिन हमारे पास जो इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस है उसके ऑपोजिट हमारे पास जो स्क्वायर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मीन अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं एक दूसरे के करीब रखते हैं तो एक दूसरे के साथ वो अट्रैक्शन फोर्सेस के नतीजे में जॉइंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना छोड़ देते हैं। उसका मतलब है कि जितना उनके बीच में आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यूज़ उतनी ज़्यादा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जो आपके पास फार्मूला है ग्रेविटेशन फोर्स का कि वो किसके बराबर है, वो आपके पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, आपके पास मैस 1 और मैस 2 के आपके पास के उसके क्रॉस प्रोडक्ट के, जबकि उसके जो बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शन वैल्यू आती है। जी आपके पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इसके अकॉर्डिंगली जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट को करना है उस प्रोजेक्ट में को यहाँ अपलोड कर दिया गया है। उसका फॉर्मेट किस तरह से करना है, इस फॉर्मेट में सबसे पहले आपको रिसोर्सेज को आपको मेंशन करना होगा कि आपके रिसोर्सेज कौन से नीडेड हैं। आपने प्रोसीजर्स के लिए जो स्टेप फॉलो किए हैं, स्टेप 1 है, 2 है, 3 है, वो आपने कौन से लिए हैं। इवन प्रोसीजर के अंदर उस स्टेप्स को यहाँ दिखाया भी गया है। इसके बाद आपके पास जो डाटा के लिए जो टेबल इन्होंने फॉर्मेशन किया उस टेबल के अंदर आपको डाटा को पुट आउट करना है। देन आपको अगर पिक्चर्स आप ले सकते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के आप पिक्चर्स को अपलोड करेंगे। अगर या बेहतर ये है कि आप अपने इस स्कैनिंग के थ्रू अपने इस डाटा को निकाल के आप आमतौर पर कंप्यूटर के साथ उसके साथ अटैच कर दें। मतलब आपने तस्वीरें खींची हैं इस एक्सपेरिमेंट की, उसको स्कैन के थ्रू प्रिंट करवा लें और उसको आमतौर अपने इस प्रोजेक्ट के साथ आप अटैच कर दें। इस प्रोजेक्ट के आपके मार्क्स भी होंगे, इसकी प्रेजेंटेशन के, इसके असेसमेंट भी होगी इसी बेसिस पे कि आपने किस तरह से काम किया और आपके रिजल्ट्स क्या आए हैं। रिटन वर्क जो आप लोग परफॉर्म करेंगे वो पेज नंबर 9, 10, 14, 113 एंड पेज नंबर 114 के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने करने हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और भी आप लोगों को परफॉर्म करना है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप लोगों ने के जो हैं वाई शुड यू डू द एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। डेफिनेटली जो डाटा है उसकी कंसिस्टेंसी को देखने के लिए कि वो कितना कांस्टेंट है, आप उसके लिए एक्सपेरिमेंट आप 2 से 3 दफ़ा कर दें ताकि एरर के जो चांसेस हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन साइंटिस्ट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे आप हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। हाइपोथेसिस के बाद जो एक्सपेरिमेंट के लिए आप डिडक्शन को डिड्यूस करते हैं और डिडक्शन के बेसिस पे आप आगे जो है एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हुए अपने हाइपोथेसिस को आया प्रूफ कर पाते हैं या रिजेक्ट कर पाते हैं।
इज़ द मून इज़ अ प्लानट? डेफिनेटली इट्स अ जो है वो आपके पास प्लानट है। और लेकिन जस्टिफाई योर आंसर्स में डेफिनेटली आज की चूँकि अपनी सनलाइट, चूँकि इसकी अपनी लाइट मौजूद नहीं है, ये चूँकि हमारे पास सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है और किसी किस्म के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के लिए नहीं हो रहे। इसी तरह से हाउ डिड यू सोलर सिस्टम फॉर्म? डेफिनेटली हमारे पास एक्सप्लोजन के लिए है। इसके लिए आप लोगों को सर्च करनी पड़ेगी इन 4 क्वेश्चंस के लिए, ABCD के लिए, कि आपके पास सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन क्या हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस ये जिसको हम ये कह सकते हैं फेमस हाइपोथेसिस सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए कौन सा था। दूसरे हम लोगों ने टॉपिक के अंदर डिस्कस भी किया है कि वो बिग बैंग थ्योरी है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है वो आप लोगों को इसके अंदर डिस्क्राइब करना होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरीज हो, आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ग्रुप के अंदर अपने क्वेश्चंस को पुट करें ताकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो उससे हेल्प हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।